दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर गुल्लीबाई इज लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैरेसमेंट विमेन फेस ऑनलाइन और द हिंदू में प्रकाशित खबर गुल्लीबाई ऐप कॉन्स्पिरेसी टू परसिक्यूट माइनॉरिटी प्रमोट वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम वुमेन IWPC के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। सूचना प्रौद्योगिकी ने इंटरनेट, ट्रेड नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और ई बैंकिंग की एक नई दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे लोगों की इस पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। मानव जाति की बढ़ती निर्भरता के कारण इंटरनेट तेजी से लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका बन गया है। इंटरनेट ने मानव की बेहतरी के लिए वेबसाइट, ईमेल जैसी चीजों के उपयोग को सक्षम बनाया है। इंटरनेट हालांकि समाज को बहुत लाभ प्रदान करता है, लेकिन नए और अधिक परिष्कृत तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके इसके जरिए अपराध के अवसर भी तलाशे जाने लगे हैं। इन्हीं में से एक है साइबर अपराध। इसके जरिए विभिन्न अपराधियों ने, जैसे हैकर्स, क्रैकर्स ने भी अपने इंटरनेट में हाथ आजमाए हैं। उन्होंने इसके कई खतरनाक, बुरे और यूजर को नुकसान पहुंचाने के लिए तरीके खोजे हैं। साइबर अपराध का सबसे आसान शिकार माना जाता है महिलाओं को। हाल ही में चर्चा में रहा बुल्लीबाई प्रकरण इसका सबसे ज्वलंत मामला है। बुल्लीबाई ऐप मूल रूप से कुछ लोगों द्वारा मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न के लिए बनाया गया एक उपकरण है। यह सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं को लक्षित करने के लिए बनाया गया था। जब समाज में ऐसे मामले चल रहे हैं तो महिलाओं के प्रति बढ़ते साइबर अपराध की पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे साइबर अपराध के बारे में, फिर समझेंगे कि महिलाएं इसके प्रति इतनी संवेदनशील क्यों हैं और इससे बचने के लिए कौन कौन से प्रमुख कानूनी प्रावधान किए गए हैं। तो आइए अब समझते हैं कि साइबर अपराध क्या है और वर्तमान में यह क्यों इतना बढ़ रहा है। सामान्य तौर पर साइबर अपराध को किसी भी गैर कानूनी कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां कंप्यूटर या संचार उपकरण या कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग से अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। साइबर क्राइम में कई तरह की गतिविधियां होती हैं। साइबर अपराध को मूल रूप से 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहली है साइबर स्पेस के उपयोग के माध्यम से व्यक्तियों के खिलाफ साइबर अपराध, यानी व्यक्तियों का उत्पीड़न, जैसे यौन, नस्लीय, धार्मिक उत्पीड़न आदि। दूसरा है कंप्यूटर के माध्यम से दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गोपनीय जानकारी तक अनाधिकृत पहुंच, पैसों के लिए कंप्यूटर हैकिंग इत्यादि। और तीसरा है साइबर आतंकवाद, जैसे सरकार और किसी देश के खिलाफ किए जाने वाले साइबर अपराध। आज हम मुख्य रूप से पहले स्वरूप की चर्चा करेंगे। इसमें साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग और ईमेल के माध्यम से मानव उत्पीड़न आदि शामिल है। साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि के उपयोग के माध्यम से उत्पीड़न करने या धमकाने का एक स्वरूप है। वहीं साइबर ग्रूमिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी युवा व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संपर्क बनाता है और उसे यौन कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या दबाव डालता है। इसी तरह ईमेल के माध्यम से उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, धमकी देना और गुमनाम नामों से मेल भेजने जैसे कार्य किए जाते हैं। इंटरनेट के कंप्यूटर जनित वातावरण को साइबर स्पेस कहा जाता है और सभी साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियां इन्हीं के अंतर्गत की जाती हैं। लेकिन अब परेशानी का सबब ये है कि बढ़ती तकनीक के साथ इन प्रवृत्तियों में और अधिक बढ़ोतरी हो रही है। वैसे तो कोरोना महामारी का दौर पूरी दुनिया के लिए एक कठिन समय रहा है, लेकिन साइबर अपराधों में सबसे अधिक बढ़ोतरी भी इसी समय देखी गई है। महामारी के दौरान लोगों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, लॉकडाउन के दौरान असंतोष और अलगाव, नौकरी छूटना, व्यावसायिक आय में गिरावट और इस घातक संक्रमण से प्रियजनों को खोना आदि शामिल हैं। बहरहाल मामला केवल इतना ही नहीं है। जहां लोगों ने महामारी से संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी,
वहीं इसी समय एक और त्रासदी वायरस की तरह फैल गई, यानी साइबर अपराध और मोबाइल अपराध। इस बीच जहां कई लोगों ने महामारी के दौरान खुद का मनोरंजन करने और व्यस्त रहने के लिए इंटरनेट और फोन उपकरणों का उपयोग किया, वहीं कई लोगों ने इन उपकरणों का दुरुपयोग करके दूसरों को धमकाया और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यानी इसी दौरान माध्यम के रूप में इंटरनेट का उपयोग करते हुए साइबर अपराध ने गति पकड़ी और इससे जुड़े मामलों में तेजी आई। समाज के सबसे वल्नरेबल या कमजोर सदस्य के रूप में महिलाएं और बच्चे साइबर अपराधियों के लिए आसान टारगेट साबित हुए। महामारी के दौरान विशेष रूप से सोशल मीडिया में सक्रिय रहने वाली घरेलू महिलाएं ऐसे अपराधों के संपर्क में आई। 2021 की राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के समय महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध की घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है और लॉकडाउन खत्म होते ही यह फिर से घटने लगती है। बीते सालों की तुलना करें तो महामारी से पहले साइबर अपराध की शिकार महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन महामारी और लॉकडाउन के दौरान इनमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। वैसे तो साइबर अपराध हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति इसके बढ़ने की घटनाएं हाल फिलहाल में काफी बढ़ गई हैं। बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स जैसे ऐप इसके ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों के पीछे क्या वजह है। तो आइए समझते हैं कि महिलाएं साइबर अपराधों के प्रति इतनी संवेदनशील क्यों हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों की माने तो भारत में साइबर क्राइम इंटरनेट की बढ़ती उपलब्धता के साथ ही बढ़ रहा है। ऐसे में बात साफ है कि हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों ने सूचना और प्रौद्योगिकी की शुरुआत और लगभग हर हाथ में इंटरनेट की पहुंच के बाद से जोर पकड़ा है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बढ़ने के कुछ कारणों को देखें तो इंटरनेट की सार्वभौमिक पहुंच इसमें प्रमुख है। इसके अलावा अकेलापन भी एक कारण हो सकता है, यानी ऐसे मामलों में जहां कई छात्राएं और महिला कर्मचारी अपने घरों से दूर रहते हैं और सामाजिक जुड़ाव के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वे अक्सर एक आसान शिकार बन जाते हैं। कई बार लोग कंप्यूटरों को अधिक विश्वसनीय मान लेते हैं और उसी पर अपनी अधिकांश बातें लोगों से शेयर करने लगते हैं, जिसका उपयोग अपराधियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। ऐसे कई साइबर अपराध के मामले अक्सर रिपोर्ट भी नहीं किए जाते। ज्यादातर मामलों में इस तरह के साइबर अपराधों को पीड़िता की हिचकिचाहट, शर्म और समाज में परिवार के नाम की बदनामी के कारण बाहर नहीं लाया जाता है। इसके अलावा ज्यादातर महिलाएं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर सूचीबद्ध गोपनीयता के नियमों और विनियमों की अनदेखी करती हैं। महिलाओं के साइबर अश्लीलता का शिकार होने के ज्यादातर मामलों में कम जानकारी, लापरवाही, गैर सतर्कता भी बड़े कारण हैं। इन सभी वजहों से महिलाएं इन अपराधों का शिकार अधिक होती हैं और उनका शोषण हो जाता है। इतना ही नहीं, भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या का एक और बड़ा कारण कानूनी सुरक्षा की कमी को भी माना जा सकता है, क्योंकि आज भी पुलिस प्रशासन इन मामलों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। तो ये हुई महिलाओं के साइबर अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील होने के पीछे के कारणों की बात। अब हम उन कानूनों और उपायों की बात करते हैं जो इनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है। कानूनी प्रावधान और उपाय। वैसे तो साइबर अपराधों की गतिविधियों सहित साइबर डोमेन को विनियमित करने वाले कानून के लिए एक पूर्ण नियामक ढांचा तैयार नहीं किया गया था, लेकिन समय की मांग ने इसकी आवश्यकता को सामने लाया। हालांकि अब विभिन्न कानूनों के तहत कुछ उपाय साइबर हिंसा के शिकार लोगों की सहायता कर सकते हैं। किसी भी साइबर अपराध के मामले में पीड़ित अपने नजदीकी साइबर सेल या पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकता है। अब राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी cybercrime.gov.in के माध्यम से गुमनाम रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। 2013 से पहले साइबर स्पेस में महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन दुर्व्यवहार या अपराधों को विशेष रूप से संबोधित करने वाला कोई कानून नहीं था। 2013 के बाद भारतीय दंड संहिता में इससे जुड़े कुछ संशोधन किए गए। इसकी धारा 354A के तहत एक व्यक्ति जो किसी महिला से यौन सेवाओं की मांग करता है या किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य प्रदर्शित करता है या यौन टिप्पणी जैसे कृत्य करता है,
तो उसे कठोर कारावास और दंड दिया जा सकता है। धारा 354C के तहत किसी महिला की उसकी अनुमति के बिना तस्वीर खींचने या प्रकाशित करने पर सजा का प्रावधान है। इसकी धारा 354D ने पीछा करने पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें ऑनलाइन स्टॉकिंग आदि शामिल है। संहिता में विशिष्ट संशोधनों के अलावा ऐसे कई अन्य कानून हैं जिनके अंतर्गत साइबर हमलों की सूचना दी जा सकती है और अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इनमें धारा 499 के तहत बदनामी करने या किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने जैसे कृत्यों पर 2 साल से अधिक की अवधि का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। धारा 503 के तहत किसी व्यक्ति को साइबर ब्लैकमेल करने जैसे कार्य के लिए दंडित किया जा सकता है। धारा 509 किसी महिला की मॉडेस्टी को हानि पहुंचाने को लेकर है, यानी कोई व्यक्ति यदि किसी अश्लील शब्द, ध्वनि या इशारे का प्रयोग करता है जो किसी महिला द्वारा सुना या देखा गया हो, तो ऐसे कृत्य के लिए इस धारा के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अतिरिक्त भी ऐसे कई कानून हैं जो महिलाओं की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66C के तहत किसी की पहचान की चोरी एक दंडनीय अपराध है। यह क्लॉज साइबर हैकिंग की घटनाओं पर लागू होता है। इस प्रावधान के तहत जो कोई भी किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या अन्य विशिष्ट पहचान सुविधा का धोखाधड़ी या बेईमानी से उपयोग करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं इसकी धारा 66E किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। इसके तहत 3 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही धारा 67 अश्लील सामग्री को प्रकाशित करने, प्रसारित करने या वितरित करने को अवैध बनाती है और उल्लंघनकर्ताओं को जेल और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इन सभी कानूनों के साथ ही ऐसे कई उपाय किए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखकर इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या हो आगे की राह। भारत लगभग 600 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन बाजारों में से एक है। यह अनुमान है कि 2023 तक देश में 650 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में साइबर अपराध के कई हजार मामले दर्ज किए गए। साइबर अपराधों से बचने के लिए भारत को सभी विभागों में अधिक तकनीकी दक्ष लोगों को शामिल किए जाने की जरूरत होगी। पुलिस विभाग और जांच एजेंसियों के साथ न्यायपालिका को भी आधुनिक वेब आधारित अनुप्रयोगों के साथ काम करना चाहिए ताकि ऐसे अपराधियों से एक कदम आगे निकला जा सके। कानूनी प्रणाली और नियामक एजेंसियों का काम तकनीकी विकास के साथ तालमेल बैठाना और यह सुनिश्चित करना है कि नई प्रौद्योगिकियां शोषण और उत्पीड़न का उपकरण ना बन जाए। इन सभी मामलों पर पैनी नजर रखने के साथ साथ इसके दुरुपयोग को कम करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, राज्य सरकारों को मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले विधायी उपाय अपनाने की जरूरत है। विशेष रूप से ऐसे प्रावधान किए जाने की जरूरत है जिससे महिलाओं के अधिकार ऑनलाइन अधिक सुरक्षित हो सकें। कानूनों को इस प्रकार तय करने की जरूरत है कि वे न केवल उपयोगकर्ताओं की रक्षा के लिए हों, बल्कि इससे सभी समूहों को अपने कम्युनिकेशन राइट्स का प्रयोग करने के बारे में शिक्षित और सूचित किया जा सके। पहले साइबर अपराधों से निपटने में कई कठिनाइयां होती थी, जैसे सबूत की कमी आदि, लेकिन आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2013 के तहत इनमें से अधिकांश समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। हालांकि अभी भी कई बदलावों की आवश्यकता है। यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के अधिकारों और कानूनी उपायों के बारे में जन जागरूकता और शिक्षा के साथ साथ कानूनों का उचित कार्यान्वयन हमारे समाज से साइबर अपराधों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाना ही एकमात्र सहारा नहीं हो सकता। साथ ही इन्हें केवल सामाजिक रीति रिवाजों के संरक्षण के दृष्टिकोण से देखना भी पर्याप्त नहीं होगा। अब हमें इससे आगे बढ़कर महिलाओं के जीवन और जीवन जीने की गरिमा को भी उतना ही महत्व देना होगा। अब समय की मांग है कि कड़े कानून बनाए जाएं और ऐसे कानूनों का उचित क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सरकार और विधायिका को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अधिकांश लोकप्रिय वेबसाइटें अपनी गोपनीयता नीतियों की घोषणा करती हैं,
और वे किसी उपयोगकर्ता द्वारा अन्य उपयोगकर्ताओं को होने वाले किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगी। इसलिए महिलाओं को हर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने से पहले ऐसे अपराधों से संबंधित गोपनीयता नीतियों या सुरक्षा उपायों से होकर गुजरना चाहिए, यानी प्राइवेसी पॉलिसी के मानदंडों को भी समझना चाहिए। साइबर अपराध क्या है? भारत में इसके समाधान के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान किए गए हैं, चर्चा कीजिए। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।